आमतौर पे हमें ये लगता है कि डायबिटीज़ केवल बड़ों की बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। बच्चों को भी डायबिटीज़ हो सकती है और कभी-कभी वो बहुत ही गंभीर रूप में भी प्रेज़ेंट करता है, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है और इससे बच्चों की मृत्यु भी देखी गई है कि हो जाती है। बहुत बार इमरजेंसी में बच्चा पहली बार प्रेज़ेंट करते हैं, वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरह ही प्रेज़ेंट करते हैं, यानी कि वो तेज़ साँस चल रही होती है उनकी और एसिडोटिक ब्रीदिंग होती है और उनको पहली बार ये पता चलता है कि बच्चे को भी डायबिटीज़ है। बहुत बार पेरेंट्स या उनके जो तीमारदार होते हैं वो ये नहीं सोच पाते हैं कि बच्चे को भी डायबिटीज़ जैसी बीमारी, यानी कि जो बड़ों में ब्लड शुगर की बीमारी होती लगभग उसी तरह है कि इसमें चीनी की मात्रा ब्लड में बढ़ी रहती है। 2 तरह के डायबिटीज़ प्रायः देखे जाते हैं। एक रहता है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जैसे शरीर में पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास के अंदर कुछ आइलेट सेल्स होते हैं, जिससे इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है, वो सिक्रीट होता है। यह हार्मोन अगर किसी कारणवश इसकी संख्या कम हो जाती है, शरीर में कम हो जाता है, तो चीनी की मात्रा बढ़ने लग जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में यही होता है कि किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण, जैसे बच्चे को कोई बीमारी हुई और उसके बाद उसके पैनक्रियास के जो ये सेल्स होते हैं, विशेष सेल्स, आइलेट सेल्स, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनमें डैमेज हो जाता है और उस डैमेज के कारण जो वो हार्मोन है, वो सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह लक्षण इसके आते हैं। और जो दूसरा होता है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, ये थोड़े बड़े बच्चों में देखा जाता है। जैसे एडोलसेंट जो बच्चे होते हैं, 10 वर्ष से ऊपर ज़्यादा के बच्चे जो होते हैं, उनमें ये बीमारी देखी जाती है। इसके मुख्य कारण जो होते हैं, बहुत बार इनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि परिवार में उनके किसी को डायबिटीज़ है। जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, यानी कि जीन्स जो इस बीमारी से रिलेटेड है, वो इस बच्चे में अगर प्रेज़ेंट होते हैं, तो बीमारी की तरह वो प्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा ओबीस होता है, यानी कि बच्चे में अगर मोटापा है, तो वो भी टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। इसमें इंसुलिन होता तो है शरीर में, लेकिन ये होता है कि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इंसुलिन होने पर भी वो एंड ऑर्गन्स जहाँ-जहाँ उसको काम करना है, वहाँ पे नहीं काम करता है और चीनी की जो मात्रा है, ब्लड शुगर जो है, वो बढ़ जाता है और इस चीनी के बढ़ने से कई जगह डैमेज देखने को मिलता है, जैसे कि आँखों में डैमेज हो सकता है, हार्ट पे डैमेज मिलता है, किडनी में डैमेज मिलता है और अगर ये बीमारी लंबी चलती रहे, तो इसमें न्यूरोपैथीज़ भी मिल जाती हैं। लेकिन वो बाद में चल के मिलती हैं, शुरू में ये सारे लक्षण नहीं मिलते हैं। कभी-कभी बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि उसको डायबिटीज़ है और इसके जो लक्षण होते हैं वो ये रहता है कि बच्चे को प्यास ज़्यादा लगनी शुरू होती है या और साथ में बच्चा अगर पेशाब बार-बार जा रहा है, उसको भूख ज़्यादा लग रही है। अगर इस तरह के बच्चे में लक्षण है, बहुत बार क्या होता है कि ये इग्नोर हो जाता है, ध्यान नहीं दे पाते हम लोग और कभी ये बीमारी बिल्कुल गंभीर रूप ले लेती है, जिसको कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहा जाता है और यह जो बीमारी है, जब बच्चा बहुत बार इमरजेंसी में प्रेज़ेंट करता है और इसको भीषण इस समय पेट दर्द के साथ प्रेज़ेंट करता है कि बहुत पेट दर्द हो रहा है और बच्चा डिहाइड्रेटेड होता है। उसमें शरीर में लगभग 10% की पानी की कमी आ जाती है और साथ में उसको एसिडोटिक ब्रीदिंग, यानी कि साँस उसकी बड़ी तेज़ चल रही होती है और यदि इसका उपचार बिल्कुल तुरंत नहीं शुरू किया जाए, तो यह बीमारी बहुत ही घातक हो सकती है, इससे मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। तो इसके जो अर्ली लक्षण हैं कि अगर आपको लगता है कि बच्चे को भूख ज़्यादा लग रही है या बच्चा बार-बार पानी पी रहा है अधिक, बहुत ज़्यादा, या पेशाब बार-बार, या बच्चा जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है, वो एक थोड़ी लंबी बीमारी होती है, क्रॉनिक है। अगर आपको बच्चा लगे कि सुस्त हो रहा है, फटीग हो रहा है और कोई कारण नहीं मिल पा रहा हो कि बच्चा क्यों नहीं खेल रहा है, दौड़ रहा है, कुछ वेट गेन भी हो जाता है इन बच्चों का, जैसे ओबीस होने लगता है, जो टाइप 2 वाले होते हैं
और जो टाइप 1 होते हैं उनका वेट लॉस यानी कि उनका वजन कम होने लगता है। तो दोनों के लक्षण थोड़े थोड़े अलग होते हैं। जो टाइप 2 होता है वो क्रॉनिक होता है यानी कि लंबी चल रही बीमारी होती है और उसमें बच्चा सुस्त हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, मोटापा भी उसका एक लक्षण होता है। और टाइप 1 के जो बच्चे होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, उनका वजन लूज हो रहा होता है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि अर्ली अगर लक्षण पकड़ में आ जाए और ख़ासकर अगर किसी के परिवार में इस तरह के लोग हों जिनमें डायबिटीज़ है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में शायद डायबिटीज़ की संख्या अडल्ट्स में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी बच्चे में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो उसकी जांच तुरंत होनी चाहिए। इंसुलिन की या तो मात्रा पूरी नहीं है, जिसके कारण जो चीनी की मात्रा है, शुगर की मात्रा है, वो खून में बढ़ने लग जाती है। तो इसमें एक तो होता है फास्टिंग सैंपल लिया जाता है, यानी कि बिना कुछ खाए पिए एक चीनी की मात्रा देखी जाती है। दूसरा जो सैंपल लिया जाता है खून में वो पोस्ट प्रेंडियल लिया जाता है, यानी कि खाने के पश्चात। अगर इसकी संख्या 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आती है तो यह शंका होती है कि ये मात्रा ज़्यादा है। बहुत बार जब ओपीडी में मरीज रहता है तो हम लोग बहुत बार रैंडम ब्लड शुगर करते हैं और अगर इसकी संख्या ज़्यादा आती है तो हम लोग को फिर इसकी सिस्टमैटिकली फास्टिंग ब्लड शुगर और यानी कि खाली पेट चीनी की मात्रा ब्लड में और पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाने के पश्चात ये दोनों मात्रा अवश्य चेक करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम यूरिन का भी टेस्ट लेते हैं, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वगैरह में रहता है, उसमें कीटोन की मात्रा ब्लड शुगर के साथ साथ कीटोन की भी मात्रा बढ़ी हुई रहती है और जैसे जैसे बीमारी जब कंट्रोल में आती है तब ये कीटोन कम होना शुरू होता है यूरिन में। इसके अलावा HbA1c की भी मात्रा होती है जो कि एक क्रॉनिक डिजीज़ को बताता है, उसकी भी जांच करनी चाहिए। इससे एक लंबे तौर पे जो कंट्रोल होता है उसके बारे में पता चलता है। और जैसा कि हमें पता है कि बच्चों में खासकर बहुत बार कुछ इन्फेक्शंस जैसे वायरल या गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बाद में पैनक्रेटाइटिस या पैनक्रियास में डैमेज के वजह से ऐसा होता है कि इंसुलिन जो सिक्रीटिंग सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं। तो इन बच्चों में फिर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की मदद से भी पता करने की कोशिश होती है कि किस कारण से बच्चों के ये सेल्स डैमेज हुए हैं, क्या कॉज है। कुछ कॉज अगर रिवर्सिबल होते हैं तो उनको भी ठीक करने की कोशिश होती है। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो पैनक्रेटाइटिस कॉज करती हैं, तो उन पे भी देखा जाता है कि कहीं बच्चा इस तरह की कोई दवाई तो नहीं ले रहा है। तो यानी कि कारण ढूंढने की कोशिश होती है। एक तो होता है कि हमें ये कहना है कि हाँ डायबिटीज़ है, तो उसको हम ब्लड शुगर से कंफर्म करते हैं और यूरिन टेस्ट से कंफर्म करते हैं। फिर दूसरा पार्ट ये है कि हमें कारण ढूंढने हैं कि किस तरह की डायबिटीज़ है, क्यों डायबिटीज़ है। तो इसके लिए बहुत बार जेनेटिक स्टडी भी होती है, उनके मदर और फादर इनमें भी चेक करना पड़ता है कि कहीं उनको तो इस तरह की बीमारियां नहीं हैं। तो ये सारे टेस्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं डायबिटीज़ के लिए। टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन ही एकमात्र थेरेपी रह जाती है जो कि दिया जाता है। तो इंसुलिन दिया जाता है सबक्यूटेनियसली। तो ये एक थोड़ा सा जटिल प्रोसेस रहता है क्योंकि बच्चे को डेली इंसुलिन लेना पड़ता है और इंसुलिन भी उसको कई बार लेना पड़ता है। इंसुलिन के भी कई प्रकार आते हैं, जैसे कुछ इंसुलिन होती है शॉर्ट एक्टिंग या रेगुलर इंसुलिन होती है और कुछ इंसुलिन होती है लॉन्ग एक्टिंग। तो जैसे कि खाने के बाद हमें पता है कि शुगर की मात्रा बढ़ती है, यानी कि बच्चे को जो इंसुलिन दी जाती है वो भोजन के पहले दी जाती है और फिर भोजन के बाद उनका ब्लड शुगर चेक किया जाता है। यानी कि जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें एक तो इंसुलिन रहता है कि आपको भोजन के पहले देना है और हर भोजन के पहले और उसके बाद में दोनों टाइम ब्लड शुगर की जांच होती है। यानी कि खाने के पहले अगर देखा जाता है कि अगर ब्लड शुगर बहुत कम है तो फिर इंसुलिन आपको नहीं देना है, क्योंकि उससे और चीनी की मात्रा कम हो जाएगी और हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि अगर शुगर की मात्रा ब्लड में कम होती है तो वो भी बहुत घातक होता है। तो यानी कि मॉनिटरिंग
ऑफ ब्लड शुगर जो कि ग्लूकोमीटर के द्वारा किया जाता है। ये इसका एक पार्ट 1 है जो कि बहुत ज़रूरी है। आप इंसुलिन ऐसे ही नहीं दे सकते बिना मॉनिटरिंग के। यानी कि जो बच्चे ट्रीटमेंट पे जाते हैं उनको जब तक भर्ती रहते हैं तो हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग विद ट्रीटमेंट होता है। एक बार जब उनकी स्थिति स्टेबलाइज हो जाती है तो घर पे भी उनके तीमारदार को मॉनिटरिंग प्लस इंसुलिन दोनों कंटिन्यू करना होता है देना। मॉनिटरिंग करते हैं वो ग्लूकोमीटर और डेली का उनको कम से कम 3 बार का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और जैसे कि ये एक और इसकी तरीके की इंसुलिन आती है जिसको मिक्स्ड आर्ट कहते हैं, जो कि एक कॉम्बिनेशन होती है लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग की। तो बहुत बार है कि 2 डोज में भी दिया जाता है, लेकिन जब स्टार्ट किया जाता है इंसुलिन देना तो जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में शुरू किया जाता है तो उसको नस से दिया जाता है। नस से पहले 24 घंटे से 48 घंटे में स्टेबलाइज किया जाता है। उसके बाद सबक्यूटेनियस इंसुलिन शुरू होती है। सबक्यूटेनियस में भी खाने के पहले उसको रेगुलर 3 बार दी जाती है और रात में चूंकि लंबा समय होता है तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दी जाती है। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है वो लंबे समय तक चलती है। फिर आती है मिक्स्ड आर्ट यानी कि जो कॉम्बिनेशन वाली होती है जिसमें रेगुलर और लॉन्ग एक्टिंग वाली की कॉम्बिनेशन रहती हैं, वो भी दी जाती हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चों में ट्रीटमेंट चलता है, एक तो मॉनिटरिंग हो गया, एक इंसुलिन पार्ट हो गया और दूसरा डाइट। डाइट जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों के डायबिटीज़ में भी। जैसे कि क्या भोजन करना है बच्चे को, यानी कि उसका जो डाइट चार्ट होता है वो प्रॉपरली बना होना चाहिए कि उसको क्या खाना है। कभी उसको खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो लंबा खाली पेट रहा तो भी दिक्कत हो जाएगी कि उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया अगर होगा तो फिर उसको दिक्कत हो सकती है, सीजर्स आ सकते हैं, पसीना आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती, तरह तरह के उसके लक्षण आ सकते हैं। तो ये भी ध्यान देना है और कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो। और हर खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, जैसे जिन खाने के हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जैसे कि राइस होता है या कॉर्न स्टार्च है, उस तरह के खाने नहीं देना है। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि रोटी है, व्हीट है, इस तरह के रिफाइंड फूड यानी कि कम लेने होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लिए जा सकते हैं। और फैट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट 50 से 70% है, प्रोटीन लगभग 20% से 30% लेना होता है और फैट की जो मात्रा होती है वो 10 से 15% होता है। तो ऐसे बच्चों का पूरा ही डाइट चार्ट बहुत ही प्रॉपरली बनाया जाता है और उनको समझाया जाता है कि वो कब इंसुलिन लेंगे, कब उनको खाना खाना है, इंसुलिन लेने के लिया उसके बाद ही भोजन करना है, फिर कैसे उनको फिर से 1-2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करना है, फिर अगला भोजन, यानी कि भोजन का टाइम भी नियमित तरीके से चलाना है और भोजन क्या खाना है वो भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो रोका नहीं जा सकता है क्योंकि कौन सी बीमारी की है या क्या जेनेटिक कारणों से हुआ है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन ये है कि अगर बच्चा नियम से अपनी दवाई लेता है यानी कि इंसुलिन की डोज ले रहा है और डाइट ले रहा है तो बहुत हद तक ये बीमारी, और रेगुलर अपना अगर चेकअप्स करा रहा है तो बीमारी कंट्रोल में रहती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है बहुत बार ओबेसिटी के कारण होती है। आजकल जो देखा जाता है बहुत से जो एडोलसेंट बच्चे, क्योंकि ये थोड़े बड़े बच्चों में होती है यानी कि 10 साल से ऊपर के बच्चों में होती है, तो ये आमतौर पे देखा जाता है कि आजकल फिजिकल एक्टिविटी ये एक कॉमन कंप्लेन रहती है, पेरेंट्स की भी रहती है। आप लोग अपने सब घर में भी देखते होंगे कि बच्चों की कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। जैसे कि कोरोना के समय में भी ऑनलाइन क्लासेस उनकी चलती रही तो दौड़ना खेलना ये सब बच्चों का बहुत कम हो जाता है। या तो वो बैठे बैठे टीवी देखेंगे या ऑनलाइन क्लास करेंगे। तो ये जो बैठ के खाना और रिफाइंड फूड खाना, पैकेट वाली चीज़ें खाना, इन सब से कहीं ना कहीं बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी हैम्पर हो रही है और बच्चे ओबेसिटी की तरफ भी जा रहे हैं। और ये बड़ा मुख्य कारण है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ओबेसिटी के साथ लिंक्ड रहता है। अगर बच्चा एक्टिव रहे, दौड़े खेले और अपना वजन संतुलित रखता है तो ये बीमारी जो टाइप 2 वाली है वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो सकती है। उसको रोका, बिल्कुल उसको प्रिवेंट किया जा सकता है।